सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12 चैप्टर 1 में फंक्शंस की। फंक्शंस के हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके थे यार, हमने पढ़ा था वन फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से दिखाना होता है वन फंक्शंस को, कैसे प्रूफ करना होता है, और अगर कोई फंक्शन वन नहीं है तो उसको रिजेक्ट किस तरह से करना है, उस बारे में हम लोगों ने बात करी थी। आज इस वीडियो में बात करेंगे हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन की, जिसका नाम है ऑन टू फंक्शन, या फिर जिसका दूसरा नेम क्या है, सरजेक्टिव फंक्शन। तो चलो इस वीडियो में देखते हैं क्या होते हैं ऑन टू फंक्शंस, किस तरह से हम लोग किसी फंक्शन को दिखाएंगे कि ये ऑन टू है या नहीं, और समझेंगे कि कैसे हम किसी फंक्शन को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि वन एंड ऑन टू दोनों फंक्शंस का यूज हम आगे लेने वाले हैं अभी हमारे इनवर्स डिफाइन करने में। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, अच्छे से यार पूरी वीडियो को देखें। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस चलो देखते हैं क्या होता है ऑन टू फंक्शन। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन मैंने पहले ही आप लोगों के लिए लिख कर रखी है, ताकि हम लोग लिखने में टाइम वेस्ट ना करें और समझने में अपना टाइम ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है गाइस, तो पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, सरजेक्टिव फंक्शन। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है यार, सीबीएसई डायरेक्टली भी पूछ लेता है चेक द इंजेक्टिविटी, या फिर मैं कहूं चेक इफ द फंक्शन इज वन, और या फिर एंड सरजेक्टिविटी, यानी कि वो कह रहा है कि आपको चेक करना है फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो इंजेक्टिव टर्म और सब्जेक्टिव टर्म आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब क्या है डेफिनेशन, पहले समझते हैं ऑन टू फंक्शन होता क्या है। फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ेंगे, सीखेंगे, फिर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा इजी लैंग्वेज में कि एग्जैक्टली होता क्या है ऑन टू फंक्शन। क्या कहती है डेफिनेशन, इफ अ फंक्शन एफ, अगर कोई फंक्शन है एफ डिफाइंड है ए टू बी में। अब अगर ए टू बी में डिफाइंड है तो ए क्या होगी, मेरी डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। आप लोगों को पता ही है, आई होप आपने व्हाट इज अ फंक्शन वाली मेरी वीडियो अच्छे से देख ली होगी। अगर अब वो वीडियो आप लोग देख चुके हैं तो आप क्लियरली कह सकते हो कि जो ए है वो क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन हो गई गाइस फंक्शन की। बी क्या है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। बी क्या होती है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। रेंज पर अभी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी में इज सच दैट ईच एलिमेंट इन बी, यानी कि बी का हर एक एलिमेंट बी में, या फिर मैं कहूं कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट को कवर कर रहे हैं, ईच एलिमेंट इन बी इज द इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन ए। इसका क्या मतलब होगा इसका मतलब हुआ कि हर एक एलिमेंट जो बी में है वो एटलीस्ट एक एलिमेंट जो ए में है उसकी इमेज होनी चाहिए, ठीक है। In B is the image of at least one element of A, then F is called onto function। ये तो थी यार फॉर्मल डेफिनेशन। अब समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है, आप लोगों को पता है कि फंक्शन डिफाइन करने के लिए जितने भी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं वो तो कनेक्टेड होने ही चाहिए, उनकी तो इमेज होनी चाहिए, लेकिन जो सेकंड सेट होता है यानी कि जो कोडोमेन होती है उसके सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होने जरूरी नहीं है। जितने एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, जितनी वाइज की वैल्यूज के लिए एक्स अवेलेबल है, उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को या उन पर्टिकुलर वाई की वैल्यूज को मैं क्या बोलूंगा, रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो अगर किसी फंक्शन को ऑन टू स्पेसिफिकली हमें बोलना है तो उसके सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स बी में हैं, वो सब किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए, चलो इसका वैसे भी देखेंगे हम लोग, एरो डायग्राम देखकर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल आप डेफिनेशन सुनो। डेफिनेशन ये है, किसी भी फंक्शन को डिफाइन होने के लिए दो कंडीशन थी। पहली बात, डोमेन यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन तो ये थी गाइस कि दो वाई के लिए एक एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये थी। लेकिन जो बी सेट होता था वो हमारा फंक्शन को डिफाइन होने के लिए जरूरी नहीं था कि बी के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हों एटलीस्ट किसी ना किसी एलिमेंट से। लेकिन अगर किसी फंक्शन को ऑन टू कहना है तो उस केस में बी के भी सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए, या फिर मैं कहूं बी के हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की, एटलीस्ट एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। एक से ज्यादा की भी हो सकती है, अभी एरो डायग्राम में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको बात समझ आई है। क्या मैं, अच्छा आप लोगों को पता है जितने भी बी के कनेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हम लोग
कनेक्ट कर देते हैं ए के जिस एलिमेंट से बी का कोई भी एलिमेंट कनेक्ट है, बी की क्या वैल्यूज होती हैं, वाई की वैल्यूज होती हैं, एफ एक्स की वैल्यूज होती हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं बी की जो भी वैल्यूज कनेक्टेड होती है उसको मैं रेंज कहता हूं, है ना। जो भी इमेजेस होती हैं पर्टिकुलर ए सेट की, जो भी इमेजेस आ रही हैं वो सारे एलिमेंट्स को मैं क्या रेंज बोलता हूं। ठीक है, आप लोगों को पता है, आपने व्हाट इज अ फंक्शन वाली मेरी वीडियो देखी है, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर ऑन टू फंक्शन होने के लिए बी के, यानी कि बी क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स एटलीस्ट किसी ना किसी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, सॉरी इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और हमें पता है जो जो एलिमेंट कोडोमेन में किसी की इमेज होती है वो रेंज के एलिमेंट होते हैं, क्योंकि यहां सबका ही होना है, कोई ना कोई इमेज बनना है, इनको सारे ही एलिमेंट्स को कवर होना है ऑन टू फंक्शन होने के लिए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन पर्टिकुलर केस में, इस ऑन टू के केस में जो मेरी रेंज होती है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाती है। आई होप गाइस आपने पॉइंट पकड़ लिया है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, फंक्शंस थोड़ा सा इन्वॉल्व है, आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगता है, मेडिटेट करो, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर बी के सारे एलिमेंट्स की एटलीस्ट एक प्री इमेज होनी चाहिए ए में, और हमें पता है कि बी के जिस जिस एलिमेंट की इमेज प्री इमेज होती है ए में उसे हम बोलते हैं रेंज के एलिमेंट्स। और क्योंकि यहां पर सारे ही कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की एटलीस्ट एक प्री इमेज होनी चाहिए, या फिर कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो हमारे रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए फॉर अ फंक्शन टू बी अ ऑन टू फंक्शन। ठीक है गाइस, तो मैं इसको यह भी लिख सकता हूं, दैट इज रेंज is equals to codomain for an onto function। ध्यान रखेंगे गाइस कि जो रेंज होनी चाहिए वो कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए किसी भी ऑन टू फंक्शन के लिए। आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ऐसा क्यों होना चाहिए, बिकॉज हर एलिमेंट को कवर कर रहे हैं, ईच एलिमेंट हम कवर कर रहे हैं कोडोमेन का, और जो जो एलिमेंट कवर होगा कोडोमेन का वो तो रेंज का पार्ट बनेगा, इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन। अब यहां पर ध्यान दें, उन्होंने बोला एटलीस्ट वन, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट y का x के दो एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर हम वन वन और मैनी वन नहीं देख रहे हैं। हमें सिर्फ यहां पर देखना है कि बी सेट के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए, बी सेट का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसके लिए x अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसा है कि y की कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए x अवेलेबल नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं कहलाएगा। उस फंक्शन का एक नया नाम होता है इनटू फंक्शन, जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मैंने बस बता दिया, बस एक बार सुन लिया आपने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर गलती से कहीं लिखा आ गया तो समझ जाना। आई होप ये सारी बात आपको क्लियर हुई है। एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और ये सारी चीजें नोट कर लो। ठीक है, हम देखते हैं अब इसका एरो डायग्राम कैसा होगा। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई है। अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू दिखाऊंगा कि कौन से फंक्शन ऑन टू है और कौन से नहीं है। मेरे साथ देखना शुरू करो। एफ डिफाइन कर रहे हैं कैपिटल ए टू कैपिटल बी में। ठीक है गाइस, एफ डिफाइन कर रहे हैं कैपिटल ए टू कैपिटल बी में। अब ध्यान दो, अगर मैं पहला सेट बनाता हूं, ये रहा आपका ए सेट, ये रहा बी सेट, चलो जी, ये एफ इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं। ए सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी सेट के एलिमेंट्स स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, बहुत है इतना ही, या फिर स्मॉल डी भी ले लो, चलो ठीक है। और ये इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? जी नहीं, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि बी सेट यानी कि जो हमारा कोडोमेन है उसका एक एलिमेंट है ऐसा डी जिसके लिए हमारे पास कोई भी ऐसी प्री इमेज नहीं है ए सेट में जो उसको आंसर में प्रोवाइड करे।
यहां पर क्लियरली रेंज क्या है गाइस, कनेक्टेड वाले होते हैं ना बी के, ए बी एंड सी, ये तीनों क्या आ गए रेंज में, और कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी चारों। मैंने बोला किसी भी फंक्शन को अगर ऑन टू होना है तो उसकी रेंज कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखो, चलो जी, ये ए, ये बी, 1 2 3, ए बी सी डी। अब अगर कुछ इस तरह से सिनेरियो, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दो, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? जी हां, ये फंक्शन ऑन टू है। क्यों ऑन टू है? पहली बात तो एफ से डिफाइन हो रहे हैं। क्यों ऑन टू है? बिकॉज बी सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके लिए मेरे पास ए सेट में प्री इमेज ना हो। ए की प्री इमेज 3, बी की 1, सी की 2, डी की 3। अब इससे नहीं फर्क पड़ता है, इससे नहीं फर्क पड़ता है। अच्छा एक चीज ध्यान दो यार, ध्यान देने की बात देखो, एक चीज क्या पकड़ी मैंने, ध्यान दो आप लोग, क्या ये फंक्शन है? अरे भाई ये तो फंक्शन ही नहीं है। ऑन टू और इनटू या फिर मैनी वन और वन वन कैसे देखोगे? ये तो फंक्शन ही नहीं है भाई। फंक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज एक x की वैल्यू के लिए 2 y की वैल्यूज हो गई, एक x की वैल्यू के लिए 2 y की वैल्यूज हो गई। ये तो फंक्शन ही नहीं है भाई, ये तो सिर्फ रिलेशन है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर चीज आपकी 1 1 मैनी वन आप ढूंढेंगे। ये भी देख लेना कि वो फंक्शन है या नहीं। देखो ये फंक्शन नहीं है बिकॉज एक x के लिए 2 y हो गए, जो अलाउड नहीं होता है फंक्शन के एग्जिस्टेंस के लिए। व्हाट इज अ फंक्शन वाली वीडियो में समझाया था। ये वन ऑन टू नहीं है। अब फाइनली हम एक ऑन टू का एग्जांपल देख ही लेते हैं। ए बी, ये 1 2 3, ए बी सी, 1 2 3, ठीक है गाइस। अब क्लियरली चेक करो, क्या बी के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं? जो भी कनेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं बी के, उनको बोलते हैं रेंज। जो भी बी होता है पूरा, वो होती है कोडोमेन। क्या यहां पर रेंज कोडोमेन के इक्वल है? ए बी सी, यस, तीनों कनेक्टेड है, यानी कि इन दिस पर्टिकुलर केस द रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। और आई कैन से फॉर एवरी एलिमेंट इन बी वी हैव सम एलिमेंट इन ए फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एफ ऑफ एक्स का मतलब ये हो गए इनमें से कोई सा, और इक्वल्स टू वाई का मतलब कि जितने भी वाई के रेंज के एलिमेंट्स हैं वो सब आ रहे हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूं, आप लोगों को आई थिंक ये बात क्लियर हुई है। पहली बात तो ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आप लोगों से बात करूं, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको कहूं कि क्या होता है ऑन टू फंक्शन, मैं बोल रहा हूं ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है अगर a टू b में डिफाइंड है, जहां पर a है डोमेन ऑफ द फंक्शन, b है कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, और a के जरूरी नहीं है सारे एलिमेंट्स b से कनेक्टेड हो फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, कोई एलिमेंट छोड़ भी सकते हैं। जैसे ये फंक्शन तो है, अगर b के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, यानी कि b में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो किसी ना किसी a के एलिमेंट से कनेक्टेड ना हो, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं कहूंगा कि वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन। ठीक है गाइस। अब एक और बात समझे, जो भी b के कनेक्टेड वैल्यूज होती हैं उनको क्या बोलता हूं मैं, रेंज। रेंज के एलिमेंट्स होते हैं वो जो भी कनेक्टेड वाले होते हैं। अगर b जो कोडोमेन है, b सेट क्या है, कोडोमेन। अगर b के, इधर देखते हैं, अगर b के सारे एलिमेंट्स एक बार के लिए मान लो या फिर यहां देख लो क्योंकि ये तो ऑन टू है ही। अगर b के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हो एटलीस्ट 1 से, तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं गाइस, इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर मैं आपसे रेंज की बात करूं तो वो कौन सा सेट होगा, ए बी सी। कोडोमेन कौन सा सेट होता है, वो तो इंडिपेंडेंट है, कनेक्टेड नॉन कनेक्टेड देखना ही नहीं है, सीधा बी सेट हमारा कोडोमेन होता है, वो क्या है, ए बी सी। क्या यहां पर रेंज कोडोमेन के इक्वल है? अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाती है किसी केस में, तो वो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारी इसकी डेफिनेशन थी वो दोबारा क्लियर कर लो। फॉर एवरी
एलिमेंट इन सेट बी, एवरी का मतलब हर एक एलिमेंट इंक्लूडेड हो, फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट बी देयर शुड एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ए फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, यानी कि सेट बी के किसी भी एलिमेंट को उठाओ, उसके लिए कम से कम x की एक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उस केस में वो फंक्शन ऑन टू होगा, और अगर सेट बी का एक भी एलिमेंट ऐसा है जो बच गया, जो किसी भी एलिमेंट की सेट ए में यानी कि किसी भी x की वैल्यू के लिए y का आंसर नहीं दे रहा है, जैसे इसमें बच गया है ये d, तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। आई होप गाइज आई एम क्लियर ऑन माई वर्ड्स, और इनफ एक्सप्लेन कर दिया मैंने, डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब भी क्लियर ना हुआ हो तो यार एनसीईआरटी से एक रीडिंग लो और इस वीडियो को दोबारा देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात तो हो गई एक्सप्लेनेशन की। अब बात करते हैं कि भैया सॉल्व कैसे करेंगे। कोई क्वेश्चन वो फंक्शन देगा, वो ऐसे गोले बना के तो देगा नहीं, वो देगा फंक्शन, उसको कैसे दिखाएंगे, 1 1 है या ऑन टू है। तो गाइज इसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बात तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपको दिख जाते हैं, वो ऑन टू है या नहीं, बात रह जाती है सिर्फ लिखने की। दूसरी बात, हमारे सिलेबस में फंक्शंस लिमिटेड है, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करोगे, अपनी जेन्युइन कोई प्रैक्टिस बुक अच्छे से कर लोगे, जितने फंक्शंस कवर हो जाएंगे यार उनमें से या उनके जैसा ही पेपर में आ जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पर ही ज्यादा फोकस करो, रिलेशन फंक्शन में इससे ही अक्सर पेपर में आ जाता है, रिलेशन फंक्शंस का क्वेश्चन एनसीईआरटी से आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है गाइस, अब समझो एफ ए टू बी क्या होता है ऑन टू फंक्शन। एफ ए टू बी के लिए अगर एफ को इफ एफ हैज टू बी ऑन टू फंक्शन, तो मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे ये समझ लेना ध्यान से, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है जब आपको ऑन टू दिखाना है। इफ एफ हैज टू बी ऑन टू फंक्शन देन हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, देखो गाइस, फॉर एवरी, ये फॉर एवरी का सिंबल होता है, फॉर एवरी y belonging to set B codomain, for every y belonging to codomain there should exist at least one, there should exist at least one x belonging to domain that is set A such that fx equals to y। क्या आप लोगों को ये स्टेटमेंट समझ आई? मैंने बोला हर y के लिए, बिकॉज सारे b के एलिमेंट्स कवर करने हैं, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू कोडोमेन देयर शुड एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x बिलोंगिंग टू डोमेन सच दैट fx इक्वल्स टू y, यानी कि सारे y कवर करोगे और इस तरह से कवर करोगे कि जो fx की वैल्यू आए वो उन y's के इक्वल आए। ऐसा कोई भी y ना हो जिसके लिए fx की वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो या fx y के इक्वल ना हो। आई होप गाइज आपको ये बात क्लियर हुई है, डेफिनेशन समझ आ गई है तो ये कुछ भी नहीं है, पर इस तरह की स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखनी होगी। दो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स करके भी दिखाता हूं कैसे होता है, पर आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है, इसको याद कर लो यार। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, जिससे मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सिंपल से क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद तो आप कोई भी कर लोगे। इलस्ट्रेशन हमेशा सिंपल सीखना चाहिए और फिर तो कुछ भी अटेम्प्ट कर लो यार। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन एक ही है, दिखाना है ऑन टू है या नहीं। मैं f डिफाइन कर रहा हूं रियल नंबर से, रियल नंबर्स सच दैट जो fx है वो किसके इक्वल है, 2x के। तो दिखाना है ऑन टू है या नहीं। पहली बात तो यार ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, fx इक्वल्स टू 2x। किस तरह का इसका ग्राफ होता है, ये रफ वर्क बता रहा हूं मैं, ओवर दिमाग लगाने वाले बच्चों के लिए। fx इक्वल्स टू 2x इस तरह का ग्राफ होता है। क्या ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाता है? क्या हर वैल्यू y की माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में किसी ना किसी x की वैल्यू के इक्वल होगी? देख सकते हैं आप, कोई भी x की वैल्यू उठा लो,
उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सही बात है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हर x की वैल्यू के लिए कोई ना कोई y की वैल्यू मिल जाएगी? कह सकता हूं, ग्राफ देख के भी कह सकते हो, क्या हर x की वैल्यू के लिए कोई ना कोई y की वैल्यू मिल जाएगी? बिकॉज ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे पहले ही पता लग गया ये ऑन टू फंक्शन है। पॉइंट नंबर 1, पहले ही पता लग गया मेरे को ये ऑन टू फंक्शन है। अब दिखाएंगे कैसे? तो मैं कैसे दिखाने जा रहा हूं ऑन टू फंक्शन? फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू कैपिटल R। ये जो कैपिटल R लिखा मैंने, वो ये वाला लिखा या ये वाला लिखा? डोमेन वाला या कोडोमेन वाला? ये जो कैपिटल R है ये क्या है? कोडोमेन वाला। ब्रैकेट में भी कोडोमेन लिख देना ताकि टीचर कंफ्यूज ना हो और आपका हाफ मार्क कट ना करे कि बच्चे ने शायद डोमेन का ना लिखा हो। फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू कैपिटल R अगेन, लेकिन ये कैपिटल R कौन सा है? डोमेन वाला। इसी तरह से दिखाना है गाइस ऑन टू को, अगर वो है। नहीं है तो बात करते हैं कैसे करना है। फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू कैपिटल R कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल R डोमेन सच दैट fx इक्वल्स टू y होता है ना। आप लोग पता कैसे करेंगे? आपका थोड़ा सा रफ वर्क रहेगा, और रफ वर्क क्या रहेगा? fx इक्वल्स टू y होता है, तो y इक्वल्स टू 2x लिखेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, x इक्वल्स टू y अपॉन 2 निकाला। सच दैट f ऑफ y अपॉन 2, x की जगह ये डालेंगे। सच दैट f ऑफ y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, अब fx इक्वल्स टू 2x है, तो x की जगह y बाय 2 करा तो 2 इंटू वाई बाय 2, 2 इंटू वाई बाय 2 इक्वल्स टू y। इस तरह से लिखेंगे। दिस इंप्लाइज रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, हेंस f इज ऑन टू फंक्शन। गाइज ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, किस तरह से आपको पेपर में दिखाना है कि कोई फंक्शन ऑन टू है या नहीं। जज तो आप पहले ही कर लेंगे, ठीक है, तो वो तो आपको फंक्शन को एनालाइज ही करना पड़ेगा। और इसी एनालिसिस के लिए तो यार इंपॉर्टेंट ग्राफ सिखाए थे 11th क्लास में आप लोगों को। मैंने इसलिए ही पहले 11th क्लास के ग्राफ्स करवाए थे ताकि आप लोग ये सब एनालिसिस कर पाओ। ठीक है, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट, हम बोल रहे हैं कि देखो देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू रियल नंबर डोमेन सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y आ गया, जहां पर x की वैल्यू क्या है? y बाय 2। सही बात है ना यार, अगर 2x इक्वल्स टू y है, x तो वही है, अगर ये वाला x हमें ऐसा x डालना है जो y के इक्वल हम दिखा सकें। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर मैं x को y बाय 2 लिख रहा हूं तो वो y इक्वल्स टू 2x वाली बात ही तो है। मैं कोई भी x डालूं क्या वो y के इक्वल आएगा? सिमिलरली मैं यहां पर कोई भी x डालूं तो वो y के इक्वल आएगा। तो अगर मैं x की जगह ये पूरा डाल दूं y बाय 2 तो भी तो y के इक्वल आना चाहिए। कुल मिला के जो बच्चा समझ पाया है यार इस बात को, ठीक है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन, लेकिन अगर नहीं भी समझ पाओ तो मार्क्स तो लाना ही है ना यार। तो आप लोग इस तरह से हमेशा कर सकते हो, x को y की टर्म्स में लिखो, x को y की टर्म्स में लिखो और x की जगह पुट कर दो, इक्वल्स टू y हमेशा आएगा, आना चाहिए। और अगर आ जाएगा तो हम लिखेंगे रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, हेंस f इज ऑन टू फंक्शन। अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? आप लोगों को पहले एनालाइज जरूर कर लेना है कि ये ऑन टू है भी या नहीं। हमेशा ध्यान रखेंगे इस सेट पर, इस सेट पर अच्छी तरह नजर बनाए रखनी है, बिकॉज ये सेट आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, कभी वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दे सकता है और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नेचुरल नंबर्स के केस में डिफाइन ना हो पाए, तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब अगला फंक्शन देखते हैं। अगर मान लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो, आर टू आर में डिफाइंड हो। अब मेरी बात सुनो आप लोग, मैं कह रहा हूं इसका ग्राफ कैसा होता है? ये रफ वर्क है, ग्राफ इसका सिखाया था आप लोगों को, ऐसा होता है इस तरह से ओरिजिन को टच करता हुआ। ठीक है, कोडोमेन क्या है? रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स में पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी, नेगेटिव वैल्यू भी आएगी। हमें तो हर y के लिए x चाहिए, अगर है तो वो ऑन टू होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियरली ग्राफ में आप लोग देख सकते हो नेगेटिव y के लिए x अवेलेबल नहीं होता है।
और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर्स। अगर तो ये r प्लस होता तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाता, बिकॉज तब तो इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, तब तो मैं वही कहानी लिख देता, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू फ्ला 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 y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो x हो गया रूट y के इक्वल, फॉर द टाइम बिंग प्लस माइनस होता है मुझे पता है, लेकिन क्योंकि सिर्फ प्लस की वैल्यू की बात हो रही है तो आप सिर्फ प्लस लगाएंगे, फिर आप डालेंगे f ऑफ रूट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह रूट y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y, ये आप डालेंगे और दिखा देंगे कि ये ऑन टू है, जैसे मैंने प्रीवियस केस में करा। लेकिन हमें पता है ये ऑन टू नहीं है, बिकॉज यहां पर r प्लस नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यूज जो y की हैं उनके लिए x अवेलेबल नहीं है एज पर द ग्राफ, तो यहां पर मैं पता क्या लिखूंगा, क्लियरली कोई भी नेगेटिव वैल्यू y की एज एन एग्जांपल लेंगे। आप लोगों को सिखाया था जब भी आपको क्वेश्चन को रिजेक्ट करना है तो एग्जांपल लेना है। क्लियरली फॉर y इक्वल्स टू -2 बिलोंगिंग टू कोडोमेन, ठीक है, और इसमें ये भी लिख सकते हैं बिलोंगिंग टू कैपिटल R ब्रैकेट में कोडोमेन, क्लियरली फॉर y इक्वल्स टू -2 बिलोंगिंग टू कैपिटल R कोडोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंगिंग टू डोमेन सच दैट fx इक्वल्स टू y, फिर नीचे लिख देंगे that's why this particular function is not onto। so guys this is all about onto functions। I hope आपको मेरी बात क्लियर हुई है। आप लोगों को एनालिसिस थोड़ा सा करना पड़ेगा और यही कॉम्प्लेक्स चीज है इस पर्टिकुलर चैप्टर की, लेकिन स्टिल आप एक बार सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे एनसीईआरटी के तो एक पकड़ आ जाएगी, नए फंक्शंस कम ही देखने को मिलेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगेगा। फर्स्ट टाइम दिक्कत आने वाली है, ध्यान से करें, आराम से एनालिसिस करें, उसके बाद सब कुछ फ्रीक्वेंटली इजीली चलेगा। फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। प्रैक्टिस में आ जाओगे तो यार प्रैक्टिस ही सारा गेम है, प्रैक्टिस करते रहना। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन सीखेंगे, फंक्शन का क्या होता है, इनवर्स सीखेंगे फंक्शन का क्या होता है, बिकॉज इनवर्स से ही हमें बेस बनाना है अपनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलो फिर इस वीडियो को यहां पर खत्म करते हैं गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।